हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लेट्स कंटिन्यू। मैं जो सेशन कल करा रहा था उसी को कंटिन्यू करता हूँ। 25th प्रॉब्लम तक मैंने करवा दिए थे, 28th करने वाला था। अब आज जो हम करेंगे 28th के बाद हम 31st, 34th, 37th, 40th, 43, 46, 49 एंड लास्टली 52। यह प्रॉब्लम्स अब आज हम करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ 28th प्रॉब्लम। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जरा ध्यान से पढ़ते हैं। CS2 एंड Cl2 in the weight ratio of 1:2 are allowed to react according to this. CS2 and Cl2, they react like this. Complete और balanced reaction दी हुई है। CS2 is carbon disulfide and Cl2 is chlorine gas, and they are reacted in the weight ratio of CS2 और Cl2 जो है इनका जो रेशो है 1:2 एंड दिस इज रेशो बाय वेट रेशो। Which reactant and what fraction of it is left over? इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बचा रह जाएगा और कौन सा रिएक्टेंट बचा रह जाएगा और उसका कितना फ्रैक्शन बचा रह जाएगा। अब इधर हम एक और कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। मैं समझाता हूं। पहले तो मोल कंसेप्ट अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताऊंगा और फिर मैं लिमिटिंग रिएजेंट एक नए कंसेप्ट को इधर इंट्रोड्यूस करूंगा। वेट रेशो है 1:2। लेट अस से इसके हैं W ग्राम्स और इसके हैं 2 × W ग्राम्स। दिस इज द इनिशियल। लेट मी चेंज द कलर इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसे सॉल्व करने के लिए मैं कलर चेंज करके सॉल्व कर देता हूं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अलावा। W ग्राम्स इसके और 2 W ग्राम्स इसके इनिशियली। अब इसका 1 मोल इसके 3 मोल से रिएक्ट करता है। इनिशियली यदि वेट दिया है एंड दैट इज वेट इन ग्राम्स, तो यह जो इनिशियल डेटा है जो ग्राम्स में है यह प्रैक्टिकली डायरेक्टली किसी यूज का नहीं। इन ऑर्डर टू अप्लाई मोल कंसेप्ट we need to determine the initial number of moles। हमें initial number of moles चाहिए होंगे और initial number of moles निकालने के लिए जो weight in grams है इसे हम molecular weight से डिवाइड कर देते हैं। CS2 का molecular weight जरा सोचिए, 12 + 32 × 2। सल्फर का 32 होता है, 32 × 2 हो गया 64 प्लस 12 दैट इज 76। तो मैं इनिशियल मोल्स लिख रहा हूं इधर। इनिशियल मोल्स इधर लिख रहा हूं, दैट इज W/76। दिस इज द इनिशियल मोल्स ऑफ CS2। इसी तरह से इनिशियल मोल्स ऑफ क्लोरीन लिख देता हूं मैं। क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट है 32। अब इधर देखिए 3 से मतलब नहीं है, ये जो 3 कोएफिशिएंट है ये तो सिर्फ रेशो डिटरमाइन कर रहा है, मैं क्लोरीन के मोल्स निकाल रहा हूं। इनिशियल मोल्स ऑफ CS2 मैंने लिख दिया। अब इनिशियल मोल्स ऑफ क्लोरीन, इसके 2W तो वेट इन ग्राम्स है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है 71। यह हमने इनिशियल मोल्स लिख दिए। अब हम मोल कंसेप्ट अप्लाई करके सोचते हैं। 1 mole of CS2 would require 3 mole of chlorine।
1 mole of CH2 would require 3 mole of chlorine. So W by 76 moles of CH2, W by 76 moles of CH2 would require how many moles of chlorine? 3 into W by 76. This much moles of chlorine is required. Moles of chlorine is required. यदि हम CH2 के पूरे W by 76 मोल्स रिएक्ट करवाना चाहते हैं, जरा सोचिए, we have got W by 76 moles of carbon disulfide initially in the reaction chamber. If all the moles of carbon disulfide reacted, then how many moles of chlorine would be used up? How many moles of chlorine would be consumed? In order to understand this, we see the reaction, we apply the mole concept. How do we apply? 1 mole of CH2 react with 3 moles of chlorine. 1 mole of carbon disulfide react with 3 moles of chlorine. So W by 76 moles of carbon disulfide must react with 3 into W by 76 moles of chlorine. अब जरा सोचिए, are we available with this much amount of chlorine? The available chlorine is 2W by 71. The required chlorine, इधर मैं लिखता हूं रिक्वायर्ड क्लोरीन और इधर मैं लिखता हूं अवेलेबल क्लोरीन. रिक्वायर्ड क्लोरीन है 3W by 76 और अवेलेबल क्लोरीन है 2W by 71. फ्रैक्शन, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, उससे आप यह देख सकते हो कि रिक्वायर्ड क्लोरीन ज्यादा है, अवेलेबल क्लोरीन कम है. रिक्वायर्ड क्लोरीन ज्यादा है, अवेलेबल क्लोरीन कम है. मतलब वहां पर जो क्लोरीन उपस्थित है, जो वहां पर क्लोरीन प्रेजेंट है, वह उतना नहीं है. हेंस CH2 would not react completely. In fact, chlorine is not sufficient. Chlorine is not sufficient. क्लोरीन वहां पर जो अवेलेबल क्लोरीन है वो सफिशिएंट नहीं है. अब यदि क्लोरीन सफिशिएंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंप्लीट CH2 would not react. It implies that complete CH2 would not react. पूरा CH2 रिएक्ट नहीं करेगा. CH2 would remain unreacted. We'll have CH2 remain unreacted. CH2 unreacted रह जाएगा और it would be left. CH2 वहां पर बचा रह जाएगा. हम यह भी कह सकते हैं, इसका मतलब है क्लोरीन वुड रिएक्ट कंप्लीटली. क्लोरीन पूरी तरह से रिएक्ट करेगा. क्लोरीन वहां पर पूरी तरह से यूज अप हो जाएगा. क्लोरीन वहां पर पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा क्योंकि वो कम है. अब यदि वहां पर क्लोरीन पूरी तरह से यूज अप हो जाएगा, क्लोरीन पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं? इस बात को मैं अब इधर लिखता हूं फाइनल मोल्स. फाइनल मोल्स. फाइनल मोल्स में मैं कहूंगा क्लोरीन पूरी तरह से यूज होकर खत्म हो जाएगा.
2W मोल से, 2W/71 मोल से, तो यह पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएंगे, ये बचेंगे ही नहीं। अब यदि क्लोरीन पूरी तरह से यूज अप हो गए, पूरी तरह से कंज्यूम हो गए, तो देखिए जरा क्लोरीन के कितने मोल्स रिएक्ट करें, 2W/71। सो 2W/71 मोल्स वुड कंज्यूम हाउ मच मोल्स ऑफ CH2, यह सोचना है। 2W/71 moles of chlorine would consume how much moles of CH2? 3 moles of chlorine consume 1 mole of CH2. 3 mole of chlorine consume 1 mole of CH2. So 1 mole of chlorine would consume 1/3 moles of CH2. CH2 के 1/3 moles कंज्यूम होते हैं यदि 1 मोल क्लोरीन के, and if 2W/71 moles are consumed, then the moles of carbon disulfide consumed would be 1/3 into 2W/71. इतने मोल्स कार्बन डाइसल्फाइड के कंज्यूम होते हैं। अब इतने मोल्स कंज्यूम होते हैं मतलब ये वहां से रिएक्ट करके जा रहे हैं। हमें यह पूछा गया है कि कितने मोल बच रहे हैं। सबसे पहले तो हमने कंक्लूड कर लिया कि CH2 के मोल बच रहे हैं। कितने मोल बच रहे हैं इसे समझने के लिए हम कहते हैं इनिशियली W/76 मोल्स थे, इतने मोल्स रिएक्ट हो गए या कंज्यूम हो गए, तो बचे कितने? इनिशियली W/76 थे, उसमें से इतने मोल्स रिएक्ट कर लिए तो इतने मोल्स बच जाएंगे। सो दिस इज द मोल्स ऑफ CH2 that would remain unreacted. So this is the reactant which is left over. इतना रिएक्टेंट वहां पर बचा रह जाएगा CH2 का। अब उन्होंने पूछा है what fraction of this reactant is left over, कितना फ्रैक्शन वहां पर बचा रह गया है। तो इसे भी हम डिटरमाइन अभी अभी कर लेंगे। पहले तो मैं यह लिखता हूं CH2 is left unreacted, while chlorine react completely. CH2 is left unreacted while chlorine react completely. सबसे पहले तो मैं यहां आंसर का पहला स्टेटमेंट लिख देता हूं। अब इसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ CH2 इज लेफ्ट अनरिएक्टेड, इसे डिटरमाइन करने के लिए मैं क्या करता हूं, यह CH2 के लिए जो बचा हुआ है वह मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया है। दिस मच CH2 इज अनरिएक्टेड, ये मोल्स लिखे हैं मैंने। फाइनल मोल्स आफ्टर रिएक्शन क्लोरीन के तो 0 रह गए, क्लोरीन के बचे ही नहीं, और CH2 के इतने मोल्स बचे रहेगा। अब मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूं ग्राम्स में, इस तरह से कन्वर्ट करूंगा W/76 माइनस 2W/3 into 71. This is the moles of CH2 which is unreacted. इस moles of CH2 unreacted को into its molecular weight 76 into 76. This is the grams of CH2 unreacted. इतने grams CH2 unreacted है, number of moles of CH2 that is unreacted into its molecular weight. This is the grams of CH2 unreacted upon, अब हमें फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ CH2 unreacted, तो अपॉन इनिशियल वेट इज W and this is fraction of CH2 unreacted. इतना फ्रैक्शन CH2 का अनरिएक्टेड रहेगा। इसे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं, जरा देखिए, W थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, W थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, 76 भी ब्रैकेट ओपन करके अंदर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 1 माइनस 2/3 इंटू 76/71।
और 1 minus 2 into 76 is 152. 3 into 71 is 213. इसे और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूं, 213 माइनस 52, तो यह होएगा 48 प्लस 13, 48 प्लस 13 दैट इज 61 अपॉन 213. This much fraction of CS2 remains unreacted. अब बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखें, और अब मैं इधर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं, द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग reagent. Limiting reagent is that reagent which limits the reaction, which limit the extent of reaction, which determines to what extent reaction would go in forward direction. अब जरा सोचिए, इस केस में दो रिएक्टेंट है CS2 और Cl2. यह रिएक्शन कितना आगे की तरफ जाएगी, कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यह किसके द्वारा निर्धारित हो रहा है? क्या CS2 के द्वारा निर्धारित हो रहा है? नहीं. CS2 तो हमारे पास एक्सेस अमाउंट में है, उसमें से कुछ हिस्सा रिएक्ट कर रहा है और कुछ बच रहा है. तो CS2 से यह नहीं निर्धारित हो रहा कि यह रिएक्शन कितना आगे की तरफ जाएगी. तो क्या चीज यह डिसाइड कर रही है कि रिएक्शन कितना होगी? इट्स द अमाउंट ऑफ Cl2. Cl2 वहां पर जितना है उसके हिसाब से हम यह सोच रहे हैं कि कितना CS2 रिएक्ट करेगा और कितना बचेगा. हम कहते हैं द रिएजेंट विच इज अवेलेबल in limited amount. The reagent or the reactant which is available in limited amount would be termed as limiting reagent. दूसरे शब्दों में, limiting reagent is that reagent which is completely consumed in the reaction. Limiting reagent is that reagent which is completely consumed or which is completely used up in the reaction. Here I will say chlorine is a limiting reagent. इस जगह पर लिखता हूं मैं, here chlorine is limiting reagent. Here chlorine is limiting reagent. लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिख देता हूं. इट्स कंप्लीटली यूज्ड अप इन द रिएक्शन, और इट्स दैट रिएजेंट that is available in limited amount. It governs the extent of reaction. It governs to what extent the reaction would occur in forward direction. बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देखिए, और इस प्रॉब्लम में जो नया कंसेप्ट हमने सीखा है लिमिटिंग रिएजेंट का, उस बात को देखिए, और यह देखिए कि किस तरह से हम यह सोचते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट पूरी तरह से यूज हुआ, कौन सा रिएक्टेंट बचा रह गया. मैं एक और बार इसे समझाता हूं. पहले आप बड़े ध्यान से यह चीज देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बोर्ड पर जो जो लिखा हुआ है.
एक आधे मिनट का 1 मिनट का समय देता हूं और दोबारा समझाऊंगा मैं इस प्रॉब्लम को। देखिए जो प्रॉब्लम दिया गया था, CS2 and Cl2 they are available in the weight ratio of 1:2. CS2 and Cl2 they are available in the weight ratio of 1:2. तो इनिशियली हमने वेट रेशियो लिखा W और 2W, ये इनिशियली लिख दिया। They are allowed to react according to this reaction. इन दोनों को किसी रिएक्शन चैम्बर में रिएक्ट करने दिया और वो रिएक्शन जिसके अकॉर्डिंग वो दोनों रिएक्ट करती है वो दी हुई है। दिस इज द रिएक्शन। नाउ दैट आस्क्ड व्हिच रिएक्टेंट एंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट इज लेफ्ट ओवर इन एक्सेस। इनमें से कौन सा रिएक्टेंट बचा रह जाएगा, उसका कितना फ्रैक्शन बचा रह जाएगा जो कि एक्सेस में होगा और वन रिएक्टेंट रहेगा। इस बात को हमें सोचने समझने के लिए दिया गया। साधारण सा प्रॉब्लम, इट्स अ सिंपल प्रॉब्लम इन फैक्ट, पर करने का तरीका जो है वो बड़ा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। सोचने का तरीका ऑर्गेनाइज होना चाहिए। हमें मोल कंसेप्ट अप्लाई करना है, मोल कंसेप्ट को कैसे अप्लाई करा जाए वह सोचना है। सबसे पहले CS2 और Cl2 1:2 के वेट रेशियो में, और वो हमने लिख दिया W और 2W। अब हम क्या कहते हैं, जब हमें मोल कंसेप्ट अप्लाई करना है तो हमें सभी रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स चाहिए होते हैं। हमें उनके वेट से कोई मतलब नहीं होता है, वेट से हम कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। हम उनके वॉल्यूम से भी एकदम इमीडिएटली कुछ कंक्लूड नहीं कर पाएंगे यदि वो सॉलिड लिक्विड हो तो। हमें मोल्स चाहिए रहेंगे। तो जो CS2 के W ग्राम्स लिए इसे हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, Cl2 के जो 2W ग्राम्स है इसे हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए रिएक्शन के कोएफिशिएंट से कोई मतलब नहीं होता है। मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए तो सिर्फ रिएजेंट का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स इज वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। CS2 के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। Cl2 के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यह हमने इनिशियल मोल्स निकाल लिए। इनिशियल मोल्स CS2 के भी निकाल लिए, इनिशियल मोल्स क्लोरीन के भी निकाल लिए। दोनों के इनिशियल मोल्स निकालने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन एक्सेस में है और कौन लिमिटेड है। अब हमें यह समझना है कि इनमें से हमने रैंडमली सैंपल लिया, उसमें W ग्राम CS2 डाल दिया और 2W ग्राम क्लोरीन डाल दिया। हमें इनिशियली नहीं पता था कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे, हमने तो ऐसे ही मिला दिया। अब हम यह बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें से कौन सा हमने ज्यादा डाल दिया है और कौन सा हमने लिमिटेड डाला है। अब इसके लिए हम क्या कहते हैं, सबसे पहले CS2 से सोचना चालू करते हैं। हम सोच रहे हैं कि क्या CS2 वहां पर अधिक है या कम है। CS2 यदि पूरी तरह से रिएक्ट हो जाए तो क्या होगा। 1 मोल CS2 का 3 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करता है। ये हमें रिएक्शन देखकर, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखकर, मोल कंसेप्ट अप्लाई करके समझ में आता है। 1 मोल CS2 3 मोल क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो W/76 मोल्स CS2 कितने मोल क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे, 3W/76। W/76 moles of CS2 would be equivalent to 3 into W/76 moles of chlorine. This much moles of chlorine is required. यदि हम पूरा CS2 को रिएक्ट करवाना चाहते हैं, यदि हम चाहें कि कार्बन डाइसल्फाइड पूरी तरह से रिएक्ट कर जाए तो हमें इतना मोल्स क्लोरीन का चाहिए रहेगा। अब हम इधर नीचे लिख रहे हैं रिक्वायर्ड क्लोरीन कितना है। दिस इज द रिक्वायर्ड क्लोरीन 3W/76। अवेलेबल क्लोरीन कितना है जो कि इधर दिया हुआ है, दिस इज द अवेलेबल क्लोरीन। अब इन दोनों को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि रिक्वायर्ड क्लोरीन ज्यादा है, अवेलेबल क्लोरीन कम है। हमें CS2 को पूरी तरह से कंज्यूम करने के लिए, CS2 को पूरी तरह से रिएक्ट करवाने के लिए जो क्लोरीन चाहिए वो कुछ ज्यादा है, जबकि हमारे पास क्लोरीन हमने उतना डाला ही नहीं। 2W/71 मोल्स क्लोरीन के डाले।
इसका मतलब CH2 पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा, वहां पर क्लोरीन कम पड़ जाएगा, क्लोरीन वहां पर कम है। क्लोरीन इज नॉट सफिशिएंट, क्लोरीन वहां पर सफिशिएंट नहीं है। कंप्लीट क्लोरीन वुड नॉट रिएक्ट, वहां कंप्लीट CH2 वुड नॉट रिएक्ट, पूरी तरह से CH2 रिएक्ट नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट क्लोरीन पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा, क्लोरीन पूरी तरह से रिएक्ट कर जाएगा। अब क्लोरीन यदि पूरी तरह से रिएक्ट करेगा तो अब ये इनिशियल मोल से मैं फाइनल मोल सीखता हूं। क्लोरीन पूरी तरह से रिएक्ट कर गया तो फाइनली क्लोरीन 0 मोल्स बचा रह जाएगा, क्लोरीन बचेगा ही नहीं, पूरी तरह से खत्म हो गया। क्लोरीन यदि पूरी तरह से रिएक्ट कर गया तो वो अपने साथ कितना कार्बन डाइसल्फाइड को रिएक्ट करके लेकर गायब हो जाएगा? 3 मोल क्लोरीन 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करते हैं, 3 मोल क्लोरीन 1 मोल कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करते हैं, तो 1 मोल क्लोरीन 1/3 मोल कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्ट करेगा। रेशियो यूनिटरी मेथड। और 2W/71, this much moles of chlorine would react with 1/3 into 2W/71, this much moles of carbon disulfide। इतने मोल्स कार्बन डाइसल्फाइड के कंज्यूम हो जाएंगे, यूज अप हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे क्लोरीन के साथ। अब इतने मोल्स यदि रिएक्ट हो गए तो हमारे पास इनिशियल मोल्स तो इतने थे W/76, इसमें से इतने मोल्स रिएक्ट हो गए तो इतने मोल बचे रह गए। इधर जो मैंने लिखा है फाइनल मोल्स जो बचे रह गए, फाइनल मोल्स रिमेनिंग, इधर मैंने लिखा है फाइनल मोल्स रिमेनिंग। क्लोरीन के तो 0 है फाइनल मोल्स रिमेनिंग और CH2 कहते हैं, दिस इज द फाइनल मोल्स रिमेनिंग। अब इधर से हम यह बात समझ जाते हैं, CH2 is left unreacted while chlorine react completely। और चूंकि क्लोरीन कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है इसलिए हम कह रहे हैं हियर क्लोरीन इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्लोरीन इज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, क्लोरीन इज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट, क्लोरीन इज कंप्लीटली यूज्ड अप इन दिस रिएक्शन, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। Limiting reagent is that reagent which decides the limit of the reaction. It decide to what extent reaction would go in forward direction. It decides what amount of product would be formed. That is limiting reagent. Here chlorine is limiting reagent. Chlorine यह निर्धारित करेगा कि कितना CCl4 बनेगा या कितना H2Cl2 बनेगा, यह क्लोरीन निर्धारित करता है, इसलिए क्लोरीन को हमने लिमिटिंग रिएजेंट कहा। यह पूरी तरह से यूज अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। आफ्टर रिएक्शन इट्स रिमेन्ड इन 0 अमाउंट। अब कितना फ्रैक्शन CH2 रिएक्ट करने के बाद बचा रह जाएगा, यह बात पूछिए। इतने मोल्स CH2 बचा, इसको ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए इनटू मॉलिक्यूलर वेट, इतने ग्राम्स CH2 बचा। इनिशियली W ग्राम्स था तो इतने ग्राम्स बचा अपॉन इतना, इनिशियली इतना था। दिस इज द फ्रैक्शन दैट इज अनरिएक्टेड। यह फ्रैक्शन अनरिएक्टेड है, इसे हमने सिंप्लीफाई कर दिया। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ CH2 दैट इज अनरिएक्टेड। इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। आगे और भी कई प्रॉब्लम्स में इस तरह की चीजें आएंगी, आपको अप्लाई करना है और इस कंसेप्ट को दिमाग में बैठाना है। इस तरह का काम आपको करना सीखना है। नोट डाउन कीजिए। अब हम 31st प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।